गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीटेट के बारे में कुछ बात करेंगे। आप जानते हैं कि यह राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा है, तो हम सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहेंगे रांची के एक महत्वपूर्ण संस्थान भविष्य भारती में, जहां विगत कई वर्षों से लगातार सीटेट में 100% परिणाम छात्रों को मिल रहा है। तो छात्रों का एक मांग यह था कि सर ऑनलाइन पर भी अगर ये सुविधा होता तो हम लोग दूर में जो छात्र हैं जो यहाँ नहीं आ सकते, नहीं रह सकते हैं, उनको तो हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी होता। तो उनके इस मांग को ध्यान में रखते हुए आज संस्थान बहुत हर्ष के साथ आपको सूचित कर रहा है कि हम भविष्य भारती आज सीटेट ऑनलाइन बैच शुरू करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आप निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट एग्ज़ाम राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है और विगत कुछ वर्षों से कोरोना पीरियड के दौरान कुछ फ्लैक्चुएशंस हुए और समय पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, लेकिन अब ये पूरी तरह से अपने शेड्यूल के अनुसार से होगा। तो सीटेट जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को कौन दे सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और पूरा सीटेट हम लोग इसको लेकर के बहुत सिस्टमैटिक ढंग से लेकर के आए हैं। और ये पहला क्लास है जिस क्लास में आप बेसिक चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मेरी इच्छा है और हम सब ने एक प्लान बनाया है कि सबसे पहले आपको सीटेट क्या है, कैसे तैयारी करना चाहिए और सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, तो इन सब चीज़ों पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आपको सीटेट की पूरी जानकारी हो जाएगी। किसी भी एग्ज़ाम में सफलता का जो मानक होता है वो इस बात पर आधारित होता है कि आप उसके सिलेबस को कितने अच्छे ढंग से समझते हो। जब तक आप सिलेबस को ढंग से नहीं समझेंगे, क्या प्रश्न है, बोर्ड आपसे क्या उम्मीद रखता है, क्या अपेक्षाएं हैं, तब तक आप सीटेट ही नहीं बल्कि कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं समझ पाएंगे, नहीं सफल हो पाएंगे। सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम को समझना अति आवश्यक है। इसलिए पुनः हम आप लोगों को भविष्य भारती में स्वागत करते हैं। और आइए अब हम थोड़ा इस पर बृहद चर्चा करते हैं कि सीटेट क्या है। सीटेट का जब आप सीटेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि इसका एक पेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं, यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से ये सारी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहेंगी। हम लोग सब कुछ अपडेट करते हैं। तो आप मुझे फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और आप पूरी तरह से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्येक वर्ष जब भी सीटेट का आयोजन होता है, सीटेट से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, तमाम सूचनाएं उसके साइट पर उपलब्ध होती हैं। और साथ में हम भी छात्रों को पूरी तरह से निःशुल्क ये सारी सुविधाएं निःशुल्क हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि सीटेट में क्या पढ़ना है और सीटेट की तैयारी हम कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बेहद जरूरी है कि सीटेट की तैयारी के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कितने लेवल में ये एग्ज़ाम होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि हम लोग पहले इस पर चर्चा करें कि सीटेट में पढ़ना क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला भाग जो है वो 1 to 5 पेपर 1 के लिए होता है और दूसरा जो पार्ट है ये आपका होता है 6 to 8 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 1 to 5 और सेकेंड पार्ट 6 to 8। तो 1 to 5 सबके लिए है
वो जो 1 to 5 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 to 5 के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एक कॉमन पेपर है जो सबको देना पड़ता है। और यदि आप 6 to 8 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, यानी पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको फिर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग उसमें होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 to 5 में क्या पढ़ना है, फिर हम लोग 6 to 8 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जब आप सिलेबस देखते हो, आपके सामने एक सबसे बेसिक चुनौती ये होती है सिलेबस को समझने की कि है क्या। चूंकि बीएड के जो कोर्स करते हैं आप, डीएलएड के कोर्स करते हैं, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के कोर्स करते हैं, तो कोर्स के दौरान आपके कॉलेज, आपकी जो संस्थान है वहां का सिलेबस अलग होता है, और जब सीटेट में आप आते हैं तो यहाँ का सिलेबस बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 1। आप देख पा रहे होंगे पेपर 1 4 क्लासेस 1 to 5, ये प्राइमरी स्टेज के लिए है। बिल्कुल हूबहू, सिलेबस में कुछ भी ऐड नहीं किया गया है। सिलेबस पूरी तरह से जो है ये आपका, हम लोग जो है सिलेबस को हूबहू, जैसे कि सीटेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड का जो पैटर्न है, उसका जो स्ट्रक्चर है, हूबहू हम लोग यहां लेकर के आए हैं। और आप मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सीटेट के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पिछले वर्ष हमारे सारे छात्र सीटेट में सफल हुए हैं, और वो उसमें कई छात्र ऐसे थे जो प्रथम प्रयास में ही सफल हो गए। तो सबसे पहली बात ये होता है कि पेपर 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो पेपर 1 यहां देख रहे होंगे, पेपर 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए है। इसमें सबसे पहला हमें पढ़ना होता है हम लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। आप जनरल, अगर आप मार्केट से जो बुक आप लेते हैं या आप कहीं से सिलेबस लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, सीडीपी लिखा होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी, बस उसमें आप पढ़ते हैं कि 30 मार्क्स का ही होगा। इसके अलावा आप सिलेबस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो मुझे लगा छात्रों की भी ये मांग थी, और बहुत सारे छात्र अनभिज्ञ थे इस बात से कि सर सीडीपी में बस चाइल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे वो हो जाएगा, और वो बहुत ही सीमित होता है उनका पढ़ना। और उससे मुझे लगता है कि असफलता में वो एक बहुत बड़ा कारण है कि आप सीडीपी का जो सिलेबस है उसको आप अच्छी तरह से विधिवत ढंग से आप नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि अगर आप सिलेबस को अच्छी तरह समझ गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 50% सफलता आप तो वहीं अर्जित कर लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये कहना चाहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी जो है, आप इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। प्राइमरी लेवल पर तो ध्यान देने की बात ये होती है कि प्राइमरी लेवल में कितनी उम्र के बच्चों को रखा गया है। तो प्राइमरी यानी 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को, 1 to 5 क्लास के बच्चों को। ठीक है, तो अब इसमें समझना ये जरूरी है कि बच्चों की अवधि उनके जन्म से लेकर के क्लास 5 तक का जो उम्र है, जो आयु वर्ग है, उन्हीं के लिए एग्जाम ये होता है। बच्चे 3 वर्ष से पढ़ाई में प्रवेश करते हैं, पढ़ाई करने के लिए प्राइमरी लेवल पर, और 3 वर्ष के बाद से लेकर के अभी नई शिक्षा नीति आ गई, तो उस पर एक दिन एक वीडियो हमारा और होगा जिसमें हम पूरी विस्तृत चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, है ना। तो प्राइमरी लेवल पर प्राइमरी स्कूल जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जो डेवलपमेंट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, उनका क्या डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट की पूरी थ्योरी आपको समझने की आवश्यकता है। आशा करता हूं कि यदि आप बीएड किए हैं, आप यदि डीएलएड किए हैं, तो आपको विकास की सभी अवस्थाओं के बारे में अच्छी जानकारी होगी। और वैसे हम लोग इस टॉपिक पर, टॉपिक वाइज, जैसे यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ तैयारी करवाएंगे आपको। एक वीडियो में सारा कुछ आपको सिस्टमैटिक मिलेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, उसके बाद एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। जैसे जैसे बच्चों का विकास होता है, जैसे जैसे बच्चे अभिवृद्धि को प्राप्त करते हैं, तो क्या उनकी कोई भूमिका होती है, विकास और अभिवृद्धि की कोई भूमिका होती है उनके अधिगम पर, यानी उनके लर्निंग पर। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, तो जब बड़े होते हैं तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ता है उनके सीखने पर। तो विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं जब बच्चे बहुत तीव्रता से
अधिगम प्राप्त करते हैं, यानी सीखते हैं चीज़ों को। अधिगम अर्थात सीखते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। बहुत सरल भाषा में बात करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को आप देखते होंगे कि बहुत छोटे बच्चे तो बहुत ही केंद्रीय व्यवहार उसका होता है, मतलब केंद्रीकृत व्यवहार, एकदम सेंट्रलाइज। वो मम्मी पापा के आसपास ही रहेगा, उसकी पूरी दुनिया वहीं सिमटी रहती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं धीरे धीरे उनका परिवार, उनका समाजीकरण परिवार से हट करके थोड़ा विद्यालय, मित्र, और धीरे धीरे वो बड़े होते जाते हैं और चीज़ों को सब कुछ अच्छी तरह से समझते जाते हैं। ठीक है ना। तो रिलेशनशिप आपके लर्निंग के साथ डेवलपमेंट का क्या रिलेशनशिप है, ये आपका मेन टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, विकास की वो सभी सिद्धांत के बारे में आपको यहां जानना है, बहुत जरूरी है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, इसे कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि क्या वंशानुगत जो हमें प्राप्त होता है अपने माता पिता से, जो भी तत्व हमें प्राप्त होते हैं, और ये जो जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आने वाले सारे वीडियोस में आप देखेंगे कि हेरिडिटी और व्यक्तित्व का खास संबंध है। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट और व्यक्तित्व का खास संबंध है। और अगर कहें कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट ही व्यक्तित्व है तो गलत नहीं होगा, बल्कि कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं व्यक्तित्व से, हेरिडिटी से, एनवायरमेंट से। और जब आप परीक्षा देने के लिए जाते हैं तो वहां से कई छात्र आकर के मुझे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहां से कैसे पूछा जाता है। सर हम लोग तो पूरी तरह से वहां जाने के बाद बुक में, जो मार्केट में बुक हम लोग खरीद करके लाए हैं, वहां से एक भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं आता है। तो समस्या क्या है? समस्या यही है कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हो। अब देखिए यहां सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी बच्चों का समाजीकरण, समाज के साथ एकीकरण, समाजीकरण। जब हम जन्म लेते हैं तो माता पिता के होते हैं, अपने परिवार के होते हैं, समाज के नहीं होते हैं। धीरे 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 हम समाज के होते हैं। तो समाज का होना, समाज के नियम कानून का पालन करना, घर में है तो नहीं समझ रहे रास्ते में कहां चलना है और कैसे चलना है, बाहर के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस उम्र के लोगों को क्या बोलना है। जब हम बाहर जाते हैं, बाहर निकलते हैं, धीरे 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 चीजों को हम समझते हैं, तो ये समाजीकरण है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है ये कहां से प्रारंभ होती है? सोशल वर्ल्ड, पूरी जो सामाजिक दुनिया है, और बच्चे सबसे पहले टीचर, पेरेंट्स और पीयर्स ग्रुप। ठीक है। समाजीकरण की ऐसे तो समाजीकरण का जो प्रारंभ है, प्राथमिक समाजीकरण बच्चों का कहा जाता है, वो परिवार में होता है। अपने माता पिता के पास वो सीखते हैं पूरी दुनिया के बारे में। पूरी दुनिया माता पिता ही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं माता पिता से सब कुछ ग्रहण करते हैं, परिवार से ग्रहण करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद अपने पीयर ग्रुप से, अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं, फिर अपने टीचर से मिलते हैं। ठीक है। कुछ इसमें आपको पढ़ना है जीन प्याजे, पाइगेट, कोहेलबर्ग एंड वाइगॉत्स्की। ये सब संरचनावादी हैं, कंस्ट्रक्ट्स एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इनको पढ़ना है। इनकी अवधारणाओं के बारे में पढ़ना है, इनके क्या सिद्धांत हैं, इनके क्या मूल्य हैं, इन्होंने क्या कहा है, कौन है और जीन पाइगेट क्या है, इन्होंने क्या कहा है, बच्चों के बारे में इनकी क्या सोच है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिस पर निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। और मुझे इस बात का बहुत ही प्रसन्नता है कि हमारे संस्थान के सारे छात्रों ने जीन प्याजे से एक भी प्रश्न को गलत नहीं बनाया है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, भले ही ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, लेकिन उन्हें जीन प्याजे का प्रश्न पूरी तरह से याद होता है। वो आते हैं तो कहते हैं कि सर जीन प्याजे में ये क्वेश्चन पूछा, थॉर्नडाइक में ये क्वेश्चन पूछा, वाइगॉत्स्की में ये क्वेश्चन पूछा। और बड़े गर्व से हम लोग इस बात को कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे वीडियोज को देखिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि जीन प्याजे से संबंधित कोई भी प्रश्न हल करने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रायः जीन प्याजे में कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हमेशा शिकायत मिलती है कि लोग आते कहते कि ये टर्म्स क्या लिखा हुआ है, कि हिंदी में ये टर्म क्या लिखा हुआ है, मूर्त संक्रियात्मक क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। उसी तरह से वाइगॉत्स्की है,
कोहेल वर्ग है, कोहेल वर्ग का नैतिक सिद्धांत बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, बल्कि एक अवधारणा बना करके, एक उदाहरण बना करके प्रश्न पूछा जाता है। तो वाइगॉत्स्की है, इन्होंने संस्कृति पर बहुत ही अच्छी व्याख्या की है। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर इनमें पाइगेट, कोहेलबर्ग और वाइगॉत्स्की जो संरचनावादी है, जो रचनावादी हैं, इन्होंने ऐसा क्या कहा कि सीटेट में इतना अनिवार्य है जानना। क्यों सीबीएसई या भारत सरकार आपसे ये अपेक्षा करती है कि आप टीचर बनने से पहले आप वाइगॉत्स्की को एक बार पढ़ लें, आप जीन पियाजे को पढ़ लें? आखिर क्या कारण है इसके पीछे? तो नेक्स्ट वीडियोज में हम सब चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से ये बहुत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में भी ये रखा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में भी इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। एन चॉम्स्की भी हैं, थॉर्नडाइक भी हैं, सब लोग हैं, है ना। लेकिन आपको वाइगॉत्स्की, कोहेलबर्ग और पाइगेट ये बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोस्पेक्टिव प्रोग्रेसिव एजुकेशन। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, प्रगतिशील शिक्षा किसको कहते हैं? जितने भी पॉइंट्स यहां देख रहे हैं, सभी पॉइंट्स पर एक एक करके प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर आप सिलेबस को बढ़िया से समझ लें और उसके अकॉर्डिंग सिस्टमैटिक व्यवस्थित तरीके से आप तैयारी करें, सीटेट का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आप सीटेट निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। मैंने कई बार क्वालिफाई किया है, हमारे कई टीचर ने क्वालिफाई किया है इसको, हमारे कई स्टूडेंट जो हैं इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नेक्स्ट टाइम आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। आगे देखते हैं मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी जो बुद्धि है। बुद्धि जो है, कई लोगों ने कहा कि बुद्धि का बस एक आयाम है, वन डायमेंशन। कई लोगों ने कहा 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। लेकिन बाद में शोध हुए, रिसर्च हुए और इससे सिद्ध हुआ कि बुद्धि एक कारकीय नहीं है, बुद्धि द्विकारकीय भी नहीं है, बुद्धि त्रिआयामी भी नहीं है, बुद्धि बहुकारकीय है। हार्वर्ड गार्डनर ने इसके बारे में बहुत डिटेल से बताया है, जो हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लैंग्वेज थॉट को देखिए, भाषा और विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई शिक्षा नीति में भाषा को लेकर के गंभीरता दिखाई गई है, ये बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों को घर में मातृभाषा में उनका समाजीकरण होता है, यानी बच्चे बड़े होते हैं। पौधा, छोटा पौधा जो है धीरे 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 बड़ा होता है, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। उस पौधे को जो मिट्टी मिला, जो वातावरण मिला, जो जलवायु मिला, वो उसके लिए अनुकूल था। वो पौधा वृद्धि प्राप्त कर रहा था, पौधा बहुत प्रसन्न था। वो पौधा उस जगह पर था जहां नमी थी, जहां शीतलता थी, जहां सूर्य की रोशनी पर्याप्त थी। अब उस पौधे को उस जगह पर वहां से निकाल के ले जाया गया जहां पर नहीं नमी थी, उच्च ताप था, जल का कहीं कोई निशान नहीं था। बस उसे सुबह में एक थोड़ा सा जल डाल दिया जाता। आप मानते हैं कि पौधे का इस तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तन और प्रतिकूल परिस्थितियां क्या पौधे के विकास के लिए सही है, उचित है? नहीं। तो बिल्कुल इसी तरह से बालकों के साथ भी होता है। छोटे बालकों को हम घर में मातृभाषा में, मातृभाषा आपकी कुछ भी हो सकती है, बंगला हो सकती है, उड़िया हो सकती है, तमिल हो सकती है, कोंकणी हो सकती है, मलयाली हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, बिहारी हो सकती है, भोजपुरी, मगही, कोई भी भाषा हो सकती है, नागपुरी हो सकती है ना, खोरठा हो सकती है, क्षेत्रीय भाषा, कोई भी मातृभाषा हो सकती है। और क्या करते हैं हम? फिर वही बच्चा जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करता है तो वहां वो भाषा बोलने वाले एक भी नहीं व्यक्ति मिलते हैं। वहाँ सारे लोग अलग भाषा बोल रहे होते हैं, चाहे शुद्ध खड़ी बोली हिंदी हो या अंग्रेजी की बात कर लें। तो वहाँ वो जो वातावरण है, एक तो बच्चा खुद डरा होता है क्योंकि विद्यालय का वातावरण बड़ा अनुशासित होता है, घर के जैसा नहीं होता, औपचारिक अनुशासन होता है। दूसरी बात कि वहाँ जो बच्चे होते हैं, वो बच्चे जो होते हैं, वो बच्चे, सारे बच्चे अननोन होते हैं एक दूसरे के। वहाँ पर जो टीचर होते हैं वो अननोन होते हैं। और अभी तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन पूर्व में जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब आप लोग पढ़ रहे होंगे, तो पूरा अपने समय में अगर देखा जाए, आज से 10 साल पहले देखा जाए,
5 साल पहले भी देखा जाए और अभी भी कुछ कुछ स्कूलों में ये चीज आपको दिखेगा, शिक्षकों की जो बोली है, जो भाषा है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो बहुत ही कड़क, बड़ा ही रूड टाइप का होता है। जब आप प्रवेश करते हैं, बच्चे प्रवेश करते हैं, तो भाषा, लोगों का जो वातावरण है, वहां लोगों का व्यवहार, सब कुछ बदला बदला रहता है। और सबसे बड़ी बात कम्युनिकेशन, संचार। बच्चे जिससे सुनते हैं, जिससे आपको वो सुनेंगे और फिर वो क्या करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे, ये रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। अगर आप बच्चे से प्यार से बात कर रहे, तुम कहां से आते हो, तुम्हारा क्या नाम है, अगर यही भाषा में उसकी घर की भी यही भाषा है, तो बड़ी सरलता से वो हमारे साथ कम्युनिकेट करता है। और जब हम सभी चीजें डायरेक्टली हम क्या करते हैं, सीधे 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 हम उसको डायरेक्ट अंग्रेजी में ले आते हैं, तो भाषा की एक मुख्य चुनौती है जो उसके मानसिक विकास के लिए, मानसिक विकास में बाधा बन जाती है। हिंदी मीडियम से बच्चे इंग्लिश मीडियम में जब आते हैं, बांग्ला मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, भाषा की होती है। उनका विकास पूरी तरह, उसका आधा जीवन तो बीत जाता है भाषा को समझने में। आप उसकी ही भाषा में क्यों नहीं कराते हैं? विश्व में अंतरिक्ष कार्यक्रम सबसे पहले रशिया ने प्रारंभ किया, आप लोग जानते होंगे। आप ये भी जानते होंगे, और यदि नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए कि रशिया ने कभी भी अंग्रेजी का या फिर किसी अन्य भाषा का प्रयोग उसमें नहीं किया। सारी शोध, सारी रिसर्च रशियन भाषा में थे। तो एक महत्वपूर्ण बात समझना चाहिए कि बच्चों को उनकी भाषा, जो उनके मानसिक विकास के लिए, जो उनकी अभिवृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जब अपनी बात पूरी तरह से रखेंगे तो मानसिक रूप से पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, प्रसन्न होंगे, उनकी रचनात्मकता बढ़ेगी। तो यह अति अनिवार्य है कि हमें भाषा, बच्चों के भाषा विकास के बारे में, भाषा की कार्यशैली, भाषा के जितने तत्व हैं, इन सबको अच्छी तरह समझना चाहिए। और सीटेट हमसे यही अपेक्षा करता है कि हम भाषा क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करें, भाषा से कैसे विचार बनते हैं इसके बारे में चर्चा करें। नेक्स्ट है जेंडर। देखिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं लिंग। सामाजिक संरचना में लिंग एक महत्वपूर्ण कारक है। बालक स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर के बीच बड़ा होता है। यह अति आवश्यक है उसे समझाना कि वह किसी लिंग के पक्ष में या लिंग के विपक्ष में, यानी कि जेंडर बायस होकर के बात नहीं करे। उस तरह की सोच, उस तरह की अवधारणा से उसका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो, नहीं तो आने वाले समय में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। एक संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है कि हम लिंग निरपेक्ष रहें, यानी बात करें। ठीक है ना, कहने का तात्पर्य मेरा है कि लिंग निरपेक्षता एक सोच होनी चाहिए कि हम, वो स्त्री है तो वो ये कार्य करेगी, उसकी ये भाषा होगी, उसकी ये सीमाएं हैं। नहीं, स्त्री और पुरुष में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं हो, ये बचपन से ही बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। तो जेंडर पर भी आपके प्रश्न होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लिविंग स्कूल बेस्ड। अब एक बहुत बड़ी बात समझ ले, हम लोग को समझना है कि हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, हम असेसमेंट कैसे करते हैं, बच्चों को हम कैसे देखते हैं, उनका आकलन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह समझना हमें बहुत जरूरी है कि एक असेसमेंट ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देखिए ये महत्वपूर्ण है सिलेबस को समझना। सतत विकास क्या है, सतत और समग्र मूल्यांकन। बालक अगर मैथ में किसी विषय में, किसी एक विषय में पारंगत हो, दक्ष हो, बहुत अच्छा अंक प्राप्त कर रहा है विद्यालय में, और सारे शिक्षक या फिर पढ़ाई में जितने सब्जेक्ट हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, सारे विषय में वो बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसकी थिंकिंग स्किल यानी कि विचार करने की क्षमता, स्पीकिंग स्किल यानी वाक क्षमता, राइटिंग स्किल यानी लेखन क्षमता, इनोवेशन यानी रचनात्मकता, अगर ये सब बहुत ही पुअर स्टैंडर्ड में है तो आपको मूल्यांकन करना चाहिए इन चीजों का भी
कि उसका व्यक्तित्व का विकास सही तरीके से नहीं हो रहा है, शायद वो रट करके इन चीजों को याद कर ले रहा है, एग्जाम में लिख ले रहा है और नंबर प्राप्त कर ले रहा है, उसका संपूर्ण विकास, उसका समग्र विकास नहीं हो रहा है। और वो भी ये कब कर रहा है वो बच्चा? एग्जाम के टाइम में बस रट ले रहा है बहुत अच्छी तरह से, उसकी स्मृति बहुत अच्छी है और उसके बाद उसके सारे विकास क्या है, पीछे छूट रहे हैं। ऐसे बच्चे प्रायः क्या हो जाते हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास संपूर्ण नहीं हो पाता है और बड़े होकर के उनके लिए बाधा बन जाती है कि बोर्ड के एग्जाम में तो बड़ा अच्छा कर रहा था, 3 क्लास में तो फर्स्ट डिवीजन ला रहा था, ये अचानक 6 में क्यों 0 हो रहा है, 6, 7 में बहुत अच्छा नंबर ला रहा था, ये 9, 10 में क्यों खराब हो गया, 10 में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 11 में बहुत अच्छा, 12 में बहुत अच्छा रिजल्ट किया, उसके बाद कोई नौकरी नहीं, लोग घूम रहे हैं मार्केट में, आप देख लीजिए सारे लोग BA MA सब लोग घूम रहे हैं, कहीं कोई बाजार में कहीं कोई काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। कौन सी शिक्षा दे रहे हैं हम? शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? सिर्फ यही हुआ कि जो शिक्षा दी गई उससे उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ और रचनात्मक कुछ कर नहीं पाया। आप विकासशील देशों में, विकसित देशों में जाइए जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, आप फ्रांस को देख लीजिए, बेल्जियम को देख लीजिए, जिनकी जनसंख्या, यूरोप की जनसंख्या क्या है, जापान की जनसंख्या क्या है, क्यों वो विकसित है? क्योंकि उनके पास इनोवेशन है, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए परेशान नहीं है। वो कैसे संभव होगा? तो वो संभव होगा कि हम उनके पूरे थिंकिंग स्किल को हम ठीक करें। 1 मिनट, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है, लाइए इसको हम लोग और थोड़ा सर्च कर लेते हैं। फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रीडिंग्स लेवल्स ऑफ लर्नर फॉर एनहांसिंग लर्निंग एंड क्रिटिकल। आपसे बोर्ड ये चाहता है कि आप जब क्वेश्चन फॉर्मुलेट करें, प्रश्न का निर्माण करें, तो कैसे ऐसे प्रश्न का निर्माण कीजिए जिन प्रश्नों के हल करने से बच्चों का थिंकिंग अप्रोच है ना, उनकी जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो चिंतन क्षमता है, उसका भी विकास हो, है ना। आइए हम लोग बात करते हैं इसका बी पार्ट पर। फर्स्ट पार्ट पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बी पार्ट जो है वो चाइल्ड डेवलपमेंट पर हम लोग अभी इतने देर तक जो हम चर्चा कर रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट पर है, ठीक है। आप भविष्य भारती का टेलीग्राम चैनल देखिए, उसमें हम सिलेबस अपडेट कर दे रहे हैं। जो आप यहां देख रहे हैं वो सब कुछ PDF होगा, वहां से देख करके इस वीडियो के थ्रू आप एक एक लाइन समझ सकते हैं और वो आपको निश्चित रूप से सफलता के बहुत निकट ले जाएगा। आप बहुत सारे पुस्तक मत पढ़िए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे PDF को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और जो उसमें PDF जो भी मटेरियल उसमें अपडेट किया जा रहा है उसको देखिए। बहुत मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है भविष्य भारती के साथ सीटेट क्वालिफाई करना फर्स्ट ही अटेम्प्ट में, ठीक है। और ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैंने ये अनुभव किया है और हमारे जो विगत वर्षों के जो रिजल्ट, जो परिणाम है, वो संस्थान आकर के आप खुद ही अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या स्थिति है, सच्चाई क्या है और ये बातें सब सत्य के निकट है। उसके बाद आप लोगों के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। कई लोग हैं जो 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार बैठ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, वो अभी तक समझ ही नहीं पाए कि सर ये आता कहां से क्वेश्चन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद द स्पेशल नीड्स। अब देखिए यहां पर क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। जो समावेशी शिक्षा है किनके लिए है? स्पेशल नीड वाले बच्चे कौन हैं, विशिष्ट छात्र कौन हैं? तो आप जानते होंगे कि विशिष्ट छात्र के अंतर्गत सारे दिव्यांग आते हैं। विशिष्ट छात्र के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौतिक रूप से जो भी बच्चे थोड़े कमजोर हैं या किसी कारण से वो समाज का जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य वर्ग है, उससे वो कहीं ना कहीं अलग हैं, उनको कैसे हम शामिल करें, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 3 टॉपिक पूछा गया है। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड। इंक्लूसिव में सारे दिव्यांगी सिर्फ नहीं आते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि अत्यंत पिछड़ी हुई है, सामाजिक आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ठीक है, ये सारे लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इन्हें समावेश करना है, इन्हें शामिल करना है।
दूसरा है एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रेन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, है ना। वो छात्र, आप लोग पढ़े होंगे बीएड में, डीएलएड में बहुत सारे कमियों के बारे में उसमें होता है चर्चा, हम लोग करते हैं कि डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, है ना, डिस्फेजिया, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो अधिगम में बाधा बनती हैं और बच्चे सीखने में जिनको दिक्कत होती है, चीज़ों को पढ़ने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, जिनको ब्रेन अरेंज नहीं कर पाता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, पूछे जा सकते हैं। एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल लर्नर्स, इसमें उनको भी रखा गया है जो बहुत ही विशिष्ट छात्र हैं, श्रेष्ठ छात्र हैं। क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, जितने भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, 10 ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनमें एक बच्चा बहुत विशिष्ट है, बहुत तेज है। अब वो भी एक तरह से क्या है, वो समावेश नहीं कर पाता है वहां पर, उनके लिए भी आपको कुछ प्लानिंग करनी होगी, कुछ स्ट्रेटेजी अपनी होगी। तो बोर्ड आपसे ये भी अपेक्षा करता है कि आपके पास उसके लिए क्या नीति होगी, उसके लिए क्या पॉलिसी लेकर के आप क्लास में प्रवेश करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं लर्निंग एंड पेडागोजी की। क्या है लर्निंग पेडागोजी? बहुत महत्वपूर्ण है ये ना। लर्निंग यानी अधिगम, शिक्षक बनने जा रहे हैं, लर्निंग के महत्व को अगर समझ लेते हैं हम लोग, सीटेट में अनिवार्य रूप से लर्निंग एक टॉपिक होगा जहां से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। लर्निंग को कैसे कैटेगराइज किया है, आइए देखते हैं हम लोग। शिक्षा शास्त्र आपका कैसा है, कैसे है इसमें लर्निंग से ये तात्पर्य पूछता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं और कैसे सीखते हैं। हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल, देखिए प्रश्न आपसे पूछेगा। एक सीटेट में प्रश्न पूछा 2019 में कि बच्चे फेल कर रहे हैं तो कौन फेल कर रहा है? पेरेंट फेल कर रहे हैं, शिक्षक फेल कर रहे हैं, स्कूल फेल कर रहा है, या बच्चा फेल कर रहा है? तो यह क्वेश्चन पूछा, व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। इस पर एक क्वेश्चन पूछ चुका है 2019, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। यहां क्वेश्चन पूछेगा बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। क्या प्रोसेस? बेसिक प्रोसेस पूछे, एकदम बेसिक चीजें आप कैसे पढ़ाते हैं। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बुरा हाल क्या है? बुरा हाल यह है कि वो पढ़ाते हैं, क्लास में चले जाते हैं पढ़ाने के लिए, कई सारे स्कूलों में या ट्यूशन में, कहीं भी, जिन्हें बेसिक भी पता नहीं है कि हम बच्चों को पढ़ाने के दौरान किन किन सावधानियों का पालन करें, क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, बच्चों का मनोविज्ञान क्या है, बच्चे की स्थिति क्या है, इन सब चीजों को जाने बगैर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं बच्चों को, और बच्चों के इनोवेशन को क्या करते हैं, पूरी तरह से आप खत्म कर देते हैं, उनकी रचनात्मक क्षमता को आप खत्म कर देते हैं। तो वही होता है कि बच्चा पढ़ लेता है, बड़ी डिग्रियां उसके पास हो जाती हैं, लेकिन वह उसका उपयोग नहीं कर पाता है। चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टर, ये आपको समझ लीजिए कि निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न हर बार, प्रत्येक बार ये प्रश्न पूछेगा। क्या है ये? कहता है बालक को एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में आप कैसे देखते हैं? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, वैज्ञानिक की जो उसकी सोच है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति, उसके बारे में आपके पास क्या सूचना है? आप शिक्षक हैं, बालक की जो सोच है, उसका जो दृष्टिकोण है, वो कितना वैज्ञानिक है, कितना तर्क कर पाता है, वो उसकी लॉजिकल जो क्षमता है, तर्क करने की जो क्षमता है, उसके बारे में आपके पास क्या सूचना है? कैसे आप उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट को आप डेवलप करेंगे, कैसे उसके वैज्ञानिक सोच को आप कैसे और धार देंगे और उसको दक्ष बनाएंगे। अल्टरनेटिव एंड कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन्स एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। देखिए, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रेन, बच्चों को समझने में, बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, उनको समझाते हैं किसी कोई भी टॉपिक को, तो बच्चे कहां गलतियां करते हैं? अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रेन्स एरर, बच्चों की गलतियों को आपको समझना होगा और आप कितना समझ पाते हैं, ठीक है। कॉग्निशन एंड इमोशंस, उनका जो संज्ञानात्मक क्षमता है, उसका विकास,
उनकी भावनाओं, उनके संवेगों का विकास। जितने क्लास में बच्चे हैं सभी बच्चों का संवेग एक जैसा नहीं होता है, आप जानते होंगे। बच्चे जो हैं, कोई बच्चा बहुत जल्दी भावुक हो जा रहा है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा प्रसन्नता बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है, कोई बच्चा जो उसकी स्मृति बहुत अधिक है, कोई बच्चे में डर बहुत अधिक है। ये सब क्या है? संवेग हैं। आपको उस तरीके से क्लास में बच्चों को ट्रीट करना होगा। मोटिवेशन एंड लर्निंग, देखिए प्रेरणा, बच्चे प्रेरित कहां से होंगे? बच्चे आपसे प्रेरित होंगे, बच्चे स्कूल के वातावरण से प्रेरित होंगे। आप थॉर्नडाइक को पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने पशुओं पर रिसर्च किया, शोध किया, और उन्होंने ये प्रयास किया सिद्ध करने का कि यदि पशु सीख सकते हैं, वो ट्रेंड हो सकते हैं, तो बच्चे क्यों नहीं हो सकते हैं? ह्यूमंस क्यों नहीं हो सकते हैं? बालक क्यों नहीं हो सकते हैं? उन्होंने यही सिद्ध किया कि बालकों को हम ट्रेन कर सकते हैं। बालक पूरी तरह से वह बन सकता है जो बनना चाहता है। ठीक है, तो ये कैसे संभव है? तो ये प्रेरणा से, इंस्पिरेशन से, मोटिवेशन से, है ना। फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, व्यक्तिगत तौर पर वातावरणीय कारक कौन कौन हैं जो बालक को सीखने में मदद करते हैं या कर सकते हैं। तो ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। ये थोड़ा सा इसको आज हम लोग सिलेबस को यहाँ थोड़ा सा एक कॉमा लगाते हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में आपको सिलेबस के आगे पार्ट पर, अगले हिस्से पर हम चर्चा करेंगे। देखिए बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एक बात मैं और कहता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें, सीटेट की तैयारी करें, कभी भी एक साथ चीजों को समझने की कोशिश ना करिए। या किसी बच्चे को भी पढ़ाते हैं, कभी भी 1 घंटे में सब कुछ मत बता दीजिए। ये एक ऐसा मनोविज्ञान है जो उसे विवश कर देता है भूलने पर। अगर मैं आपको बिठा करके 4 घंटे तक लगातार पढ़ाऊं, तो पिछले 3 घंटे में मैंने क्या पढ़ाया है वो सब आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। या बहुत उच्च स्तर की स्मृति क्षमता आप में है, याद रखने की क्षमता है, तो उसका 50% ही आप याद रख पाएंगे, 40% याद रख पाएंगे, पूरा आपको याद नहीं होगा। बालकों का जो अधिगम है वो पूरी तरह से तभी संभव है जब बालक प्रसन्न हो। ठीक है, और सीटेट भी आपसे यही अपेक्षा करता है कि लर्निंग कब होगा, कब संभव है, लर्निंग कैसे। आज मैंने ये एक छोटा सा इमेज आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चा एक लैपटॉप के सामने, एक बच्ची बैठी हुई, बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। आज बच्चे जो गैजेट हैं, मोबाइल फोन, टेलीविजन, लैपटॉप, नोटपैड, ये जो गैजेट से सीखना जल्दी पसंद करते हैं। क्या कारण इसके पीछे? छोटे छोटे बच्चे मोबाइल को बहुत सफलतापूर्वक ऑपरेट कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। बल्कि यूं कहें कि आज प्राथमिक समाजीकरण परिवार से नहीं बल्कि मोबाइल से हो रहा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्यों? सिर्फ इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मोबाइल क्या करता है, बच्चे जो कर रहे हैं, बच्चों की खुशियों को वो कभी रोकता नहीं, बच्चों को कभी टोकता नहीं, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, बाधा रहित होता है। एक स्वतंत्र वातावरण मोबाइल में मिलता है। बच्चा टीवी मोबाइल बैठ गया कहीं पर, आराम से देख रहा है, किसी भी तरह की उसको कोई बाधा नहीं हो रही है। तो आपको निश्चित रूप से एक RS बॉन्डिंग थियोरी है थॉर्नडाइक की, याद आ रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर उसे पढ़ लें। बॉन्डिंग अगर आपकी कमजोर होगी ना बच्चों के साथ, तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तैयार बनाइए। नेक्स्ट क्लासेस में जब हम थॉर्नडाइक पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें हम लोग इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों को खुशियां दीजिए अगर आप उनको पढ़ाना चाहते हो। सबसे पहला शर्त संस्थान की तरफ से यही संदेश है। और आज चूंकि आज प्रथम दिन है और ये इंट्रोडक्शन है संस्थान का, तो आपके घर में बच्चे हैं, आपके आसपास में बच्चे हैं, कहीं भी बच्चे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप सीटेट के अभ्यर्थी हों तभी ये सही होगा। सारी शोध, सारी रिसर्च, सब तो सभी का अध्ययन अभी संभव नहीं हो पाया है, लेकिन प्रायः
सारे शोध यही एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि बच्चों में अगर भय है, डर है या किसी भी तरह का कोई बाधा है, कोई ऑब्स्टिकल है, तो बच्चों का विकास पूरी तरह से रुक जाता है, उनकी रचनात्मकता खत्म हो जाती है या पूरी तरह से बंद हो जाती है। बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, खुशियां दीजिए और एक ऐसा वातावरण बनाइए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, है ना, और आप उन पर फोकस्ड हो करके उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, आप उस पर चर्चा कीजिए। क्योंकि देखिए, ये हमारे पूर्वज बहुत दिन पहले से करके गए हैं कि ये जो आपका देख रहे होंगे कि जो घड़ा बनाने वाला है कितनी सावधानियां बरतता है। थोड़ी सी मिस्टेक तो घड़ा का आकार बदल जाएगा। बचपन में बच्चे गलतियां करते हैं। विकास की जितनी अवस्थाएं हैं, हर अवस्थाओं में बच्चों की सारी व्यवहार, सारी मनोविज्ञान बदल जाते हैं। अगर बच्चा छोटा है, पूर्व बाल्य शैशवावस्था में है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। पूर्व बाल्यकाल में है यानी अर्ली चाइल्डहुड का जो बच्चा होगा उसकी क्या विशेषताएं होती है। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर बाल्यावस्था में बच्चों की क्या विशेषताएं होती है। किशोरावस्था में बच्चे थोड़े बदल जाते हैं, उनका मनोविज्ञान बदल जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं। ये सब जाने बगैर आप एक बच्चे को पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी हालत बिल्कुल ऐसी है, और आप उसे 2+2 सिखाने लगते हैं कि देखो 2 ये है, 2 ये, यही 4 हो गया। नहीं, पहले आप समझ लीजिए कि आप किस उम्र के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसकी कौन सी मौलिक विशेषताएं होती हैं, उस बच्चे में सीखने के प्रति कितनी क्षमता है, कितनी ललक है, कितना उत्साह है, कितनी रुचि है। आपको पूरी तरह से हमारा संस्थान ये रिक्वेस्ट करता है कि अनुरोध करता है कि आप जब बच्चों को पढ़ाएं तो बिल्कुल ये भावना जरूर मन में रखें। जो कहा जाता है बच्चे कच्चे घड़े होते हैं या कच्ची मिट्टी के जैसे होते हैं, आप कोई भी आकार दे सकते हैं, तो ये संभव नहीं हो पाता है। कब संभव नहीं हो पाता है? जब शिक्षक नहीं चाहते हैं। शिक्षक अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊब करके या परेशान हो करके क्लास में जाते हैं, तो सीटेट का परीक्षा पास करने के पीछे ना एक आपका भावना, आपकी श्रद्धा ये भी होनी चाहिए कि आप सीटेट पास करके सिर्फ मात्र शिक्षक नहीं बनेंगे जिसका एक उद्देश्य होगा नौकरी प्राप्त करना। नहीं, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं, और वह तब संभव है जब आपके अंदर वही कुम्हार की भावना हो जो एक घड़ा बनाने जा रहा है। ठीक है, ये घड़ा नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि ये देश का नींव है जो शिक्षकों के हाथ में है। शिक्षक ही हैं जो अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं। तो सीटेट, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई करने जा रहे हैं या इसके बारे में सोच रहे हैं, तो आज से पूरी दृढ़ता से अपने विचार को, अपनी मनोदशाओं को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए ये निश्चय कर लीजिए कि आप निश्चित रूप से किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। एक प्रश्न मैं बीच में रख रहा हूं। एक प्रश्न पूछा गया है सीटेट में भी और नेट में भी कि शिक्षक बनने की प्राथमिक शर्त क्या है, तो वो है कि आप अपने विषय पर पूरी तरह से पारंगत हों। तो यदि आप अपने विषय पर पूरी तरह से पारंगत नहीं हैं, दक्ष नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आप बच्चों के भविष्य के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी भी विषय को की तैयारी करने जाएं, बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोचें, कोई सब्जेक्ट पढ़ाए, तो हम बिल्कुल यही भावना मन में रखें। ठीक है, देखिए बच्चों की स्थिति क्या होती है। ये एक पौधा है जो प्राकृतिक तरीके से खिल रहा है। पहले इसकी अवस्था जो है, ये आप इसको कह सकते हैं शैशव अवस्था, पूर्व बाल्यकाल, उत्तर बाल्यकाल, इसके बाद किशोरावस्था और बहुत सारे विकास की अवस्थाएं होती हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ये जो बालक है, इसमें किसी भी तरह का इसको आप बालक के रूप में देखिए। बालक वो सारी प्राकृतिक कारक जो बच्चों के लिए जरूरी है। बच्चे को कहाँ प्यार चाहिए, कहाँ अनुशासन की सीख चाहिए, कहाँ डर उनके अंदर कहाँ चाहिए होना चाहिए, भय कहाँ होना चाहिए,
कहाँ नहीं होना चाहिए, इन सभी चीज़ों को कब आवश्यकता किस चीज़ की है, ये समझे बगैर अगर हम उनके विकास की बात सोचते हैं या उनकी रचनात्मकता की बात सोचते हैं तो ये कोरी कल्पना है, ये संभव नहीं है। प्राकृतिक तरीके से ही बच्चे बड़े हो सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आज यह बहुत आवश्यक हो गया है कि हम कक्षा का वातावरण विनोद प्रिय ही नहीं रखें, बल्कि कक्षा को बाहरी समाज से जरूर जोड़ें और प्राकृतिक वातावरण का निर्माण अधिक से अधिक करें, ताकि बच्चे हमारे पढ़ सके और कल के बच्चे ये जो बड़ा वृक्ष है, ये छोटे पौधे ही हैं जो बड़े वृक्ष बनते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू।